नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं दोस्तों प्राइम टाइम। दोस्तों आज के प्राइम टाइम में हम बात करेंगे सिर्फ बंगाल की राजनीति के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, आसाम की राजनीति के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में और वो 37 राज्यसभा जो सीटें हैं जिस पर चुनाव होने वाले हैं, आज हम उन सीटों पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, थोड़ा स्टूडियो नया है, मतलब हम इस समय नोएडा में नहीं हैं, हम अपने घर पर हैं। तो आपको अपने घर से पूरा विश्लेषण दे रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले 37 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव है और इन 37 सीटों पे जो राज्यसभा चुनाव हो रहा है ये तय करने जा रहा है कि कांग्रेस कैसे महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार यहाँ से पूरी तरीके से समाप्त हो जा रही है। यहाँ से कोई प्रतिनिधित्वकर्ता इनके पास इस समय नहीं मिलेगा राज्यसभा के अंदर। आखिर क्यों नहीं मिलेगा, आइए हम इसको भी जानते हैं। बिहार के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 विधायक हैं, बंगाल के अंदर 0, महाराष्ट्र के अंदर स्थिति सही नहीं है, आसाम के अंदर जीत लायक स्थिति इनकी नहीं है, वहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में ये है, लेकिन स्थिति सही नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आसाम में स्थिति सही नहीं है। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, आप भली भांति इससे परिचित हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा न चलता, ये एक आरक्षण विरोधी सरकार का नैरेटिव न चलता, ये जातिवाद का पूरा खेल नहीं चलता, तो कांग्रेस इस बार भी सिर्फ एक सीट जीतने वाली थी, वो थी रायबरेली। देखिए, बंगाल के अंदर ममता पात चल रही है, बीजेपी डाल चल रही है। कभी कभी क्या होता है, ममता डाल तो बीजेपी पात चलती है। ऐसा कुछ वहाँ पे देखने को, सुनने को हमें लगातार आपको भी मिलता है और हमें भी मिलता है। लेकिन अब चलते हैं बिहार की तरफ। देखिए, बिहार की राजनीति में एकदम ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि बीजेपी अभी तक छोटे भाई की भूमिका में लगातार बिहार के अंदर बनी हुई थी कि हम छोटे भाई। सुशील मोदी बीजेपी के कर्णधार रहे बिहार के अंदर। उन्होंने बीजेपी जदयू का जो गठबंधन था, उन्होंने हर जगह कंप्रोमाइज़ किया। किसने किया? सुशील मोदी ने इसलिए कंप्रोमाइज़ किया कि उन्हें बिहार की सत्ता में चाहे अकेले दम पर, चाहे गठबंधन के तौर पर भाजपा को सरकार में रहना बहुत ज़रूरी था। ये चीज़ सुशील मोदी जानते थे, इसलिए उन्होंने छोटे भाई की भूमिका हमेशा, चाहे आडवाणी युग हो चाहे मोदी युग हो, उन्होंने हमेशा कहा कि हम नीतीश को आगे करके हम छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे तो हम एक अच्छी सरकार चला लेंगे, समय आने पर हम बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे। सुशील मोदी हमेशा कहते थे कि हम समय जब आएगा, समय बलवान होता है, समय आएगा हम बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे। 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जदयू से ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन जदयू को एक बार फिर से मौका दिया कि आप नीतीश कुमार के रूप में अपना मुख्यमंत्री चुनें। लेकिन अब जो खबर आ रही है, ऐसी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने वाले हैं। अब जब वो राज्यसभा जाने वाले हैं तो मुख्यमंत्री की जो सीट है वो खाली होने वाली है। मुख्यमंत्री की जो सीट है वो खाली होने वाली है और अब ये लगता है कि सुशील मोदी की जो बात थी कि एक समय आएगा हम बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे, मुख्यमंत्री हमारा होगा, जो हम कहेंगे वो नीतीश कुमार करेंगे, जो हम कहेंगे वो पूरा बिहार करेगा। और ये चीज़ें सुशील मोदी की आज कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रही है। अगर आज वो जिंदा होते और पार्टी को बड़े भाई की भूमिका में बिहार के अंदर देखते तो कितने प्रसन्नचित्त होते, आप इसका अंदाजा समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, बीजेपी बिहार जीतने के बाद ऐसा नहीं है कि बिहार को एक साइड कर दिया है कि चलो बाबू हम तुम्हें जीत लिए हैं, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब फिर अगले 5 साल बाद तुमसे मिलेंगे। ऐसा बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी बिहार के अंदर क्या किया आपको बता दें। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी बिहार के अंदर आपको बता दें कि अपने संगठन को और भी मजबूती के साथ मजबूत कर रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो बिहार से नितिन नवीन, एक ऐसा नाम जो सबको अचंभित कर दिया कि भाई साहब ये नाम कहाँ से आ गया।
देखिए, सबको लग रहा था, पूरे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर संगठन को अगर हम दरकिनार करते हैं, संगठन को चलिए हम 1 मिनट के लिए दरकिनार कर देते हैं। राज्य इकाइयाँ हो गई, विधानसभा इकाइयाँ हो गई, विधान परिषद इकाइयाँ हो गई, और जितने मतलब मोर्चे हो गए, सबको दरकिनार किया गया। कोई कह रहा था कि वर्तमान राजनीति ओबीसी SC ST की राजनीति है, बाबा साहब अम्बेडकर की राजनीति है, इसीलिए बीजेपी कोई ओबीसी चेहरा लेकर आएगी। लोग लगातार यही कह रहे थे कि बीजेपी ओबीसी चेहरा लेकर आएगी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो राजनीतिक परिवेश चल रहा है इसमें बीजेपी ऐसा गेम खेल देगी जिसको किसी की उम्मीद नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव जीत चुके थे, चाहते तो बिहार से क्या मतलब था नितिन नवीन को लाने का, लेकिन कहते हैं ना कि एक युग चलता है भाजपा के अंदर। अटल आडवाणी जोशी का एक युग चला, अटल आडवाणी जोशी का एक युग चला, फिर चला मोदी शाह का युग चल रहा है। देखिए, जब अटल आडवाणी थे तभी से उन्होंने अपनी एक टीम तैयार करना शुरू कर दिया कि जो आगे वाली जो पीढ़ी होगी वो कैसी होगी। उन्होंने हमेशा एक राष्ट्रवादी विचार दिया, राष्ट्र प्रथम रखा, पार्टी बाद में रखा, और उससे भी बाद में अपना हित रखा, अपना परिवार रखा, और इसी मूल परिभाषा और मूल कर्तव्य पर जो वर्तमान की बीजेपी है वो भी चल रही है। नरेंद्र मोदी नाम का एक चेहरा उनके पास है, जैसा कि पहले अटल आडवाणी 2 चेहरे थे, लेकिन वर्तमान परिवेश में बीजेपी के पास 2 चेहरे नहीं, मोदी, योगी, शाह, देवेंद्र, हेमंत बिस्वा, ये 4-5 चेहरे ऐसे हैं जो बीजेपी को आगे लेकर जा रहे हैं। नितिन नवीन अब उन चेहरों में शुमार होने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो भाषण की शैली देखी जाती है, बंगाल के अंदर हम देख लेते हैं, गुजरात के अंदर देख लेते हैं, उन्होंने कहा कि हम शॉर्ट टर्म राजनीति में विश्वास नहीं रखते। आप ये समझ सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 45 साल है, उस पार्टी में अभी भी 75 साल के ऊपर के कार्यकर्ता हैं जो सरकार चला रहे हैं, और उस पार्टी का सिर्फ 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या संदेश देता है आपको पता है? इसके मायने अगले 1-2 साल के लिए नहीं है, इसके मायने अगले 35 सालों के लिए है। बीजेपी ने अपने 30 साल आगे के लिए सोच लिया है। अब नितिन नवीन की उम्र मान लीजिए 60 साल होती और बीजेपी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती, सिर्फ 15 साल की पॉलिटिक्स थी उनकी, सिर्फ 15 साल बाद वो रिटायर हो जाते। लेकिन बीजेपी जब वो 45 साल के हैं तब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। आप नितिन नवीन को अगर शुरुआत में देखे होते, थोड़ा असहज लग रहे थे बोलने में बड़े बड़े नेताओं के सामने, क्योंकि कहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और कहाँ एक बिहार कैबिनेट का मिनिस्टर। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कहाँ की पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी संदेश दे रही है कि हम एक ऐसे युग की तरफ जा रहे हैं, हम एक ऐसे राजनीतिक परिवेश को बना रहे हैं जिसका रिजल्ट अगले 1-2 सालों में नहीं निकलेगा, बल्कि अगले 15 से 20 सालों तक निकलेगा। अब आपको बताते हैं कैसे निकलेगा। आप ये देखिए 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई और उसके बाद बहुत कठिनाइयाँ आई है पार्टी के अंदर, बहुत सारी कठिनाई, प्रतिबंध से लेकर सब कुछ, मतलब आरएसएस ने प्रतिबंध झेला, आरएसएस की विचारधारा से निकली हुई पार्टी है जनसंघ, बहुत प्रतिबंध झेला, आंतरिक मतभेद झेले, पार्टी के लोग इधर भागे उधर भागे, उनको तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सबको एक रखा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो राष्ट्रवाद की जो एक विचारधारा दिया था, उसको बढ़ाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने।
फिर उसी को बढ़ाया लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, तमाम बड़े नेताओं ने बढ़ाया। उन्होंने एक नींव तैयार की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। दीवार खड़ी किया अटल, आडवाणी, जोशी ने। और उस दीवार पर जो लेंटर बनाने का काम किया उसको मोदी, शाह, राजनाथ ये किए। अब उस दीवार पर, उस मकान पर अब दूसरी बिल्डिंग तैयार करने की बारी है। और दूसरी बिल्डिंग यही नितिन नवीन की जो नई टीम है, जो भाजपा अगले 5-10 सालों में एक टीम तैयार करेगी, वो दूसरी मंजिल बनाएंगे। और नितिन नवीन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, इसका सीधा और सीधा असर बंगाल की राजनीति पर पड़ना है। देखिए, बीजेपी बंगाल की राजनीति, बंगाल का चुनाव तभी जीत सकती है जब वहां का कोई लोकल कैंडिडेट सीएम फेस हो। अगर बीजेपी, मैं आपको बार बार अपने प्राइम टाइम में यही कहता हूं, बहुत सारे चुनाव बंगाल की राजनीति में जितने चुनाव हुए हैं, देखिए 34-35 साल का एक निकाल दीजिए, 34-35 साल का जो एक चुनाव है उसको निकाल दीजिए। ममता बनर्जी जब से चुनाव में आई हैं, टीएमसी के पास ममता के रूप में एक चेहरा, लेकिन वामपंथ बीजेपी विपक्ष में लड़ी, इनके पास कोई चेहरा नहीं था। और यही कारण है कि बीजेपी 2021 का जीता जिताया चुनाव हार कर बैठ गई थी। उसके पास चेहरा नहीं था, उसके पास कोई एक चेहरा नहीं था कि जो ममता बनर्जी को फेस करे। शुभेंदु अधिकारी पर मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी पर भाजपा के जो बड़े नेता हैं बंगाल के अंदर, वो विश्वास नहीं करते, इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक समय ममता बनर्जी के बहुत करीबी रहे हैं। लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर शुभेंदु अधिकारी भाजपा के अंदर हैं, अगर इन्हें सीएम फेस घोषित किया जाता है तो बंगाल में अगर बीजेपी जीतती है तो बहुत सारे टीएमसी के लीडर बीजेपी में आएंगे, उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। तो बीजेपी और टीएमसी में अंतर क्या रह जाएगा? जो सरकार पहले लोग चला रहे थे वही सरकार अब चलाएंगे, अंतर क्या रह जाएगा? क्योंकि इस समस्या को नरेंद्र मोदी की सरकार झेल रही है। लोग बार बार कह रहे हैं कि ये जो समस्या है, ये समस्या है इसको नरेंद्र मोदी की सरकार बार बार झेल रही है। इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भुगता था। दारा सिंह चौहान हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए और तमाम नेता थे, ये दूसरे दलों से आए थे, इन्हें मंत्री पद दिया गया, इन्हें संगठन में कुछ ना कुछ पद दिया गया, आखिर इन्होंने क्या किया? दगाबाजी किया। इसीलिए बीजेपी बहुत फूक फूक कर पांव रख रही है। आप सबको क्या लगता है? अब हम कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव की चर्चा। अंत में हम राज्यसभा चुनाव की तरफ चलते हैं। देखिए, बिहार के अंदर नितिन नवीन राज्यसभा जाने वाले हैं भाजपा की तरफ से, सुवेश कुमार जाने वाले हैं ये भाजपा की तरफ से, आसाम से जोगेन मोहन जाने वाले हैं और तिरास ग्वाला जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से अगर बात करें तो महिला सीट, महिलाओं को वरीयता दी गई है, लक्ष्मी वर्मा जाने वाली हैं। हरियाणा की बात करें तो संजय भाटिया जाने वाले हैं। तो वहीं ओडिशा की बात करते हैं तो मनमोहन सामल जाने वाले हैं और सुजीत कुमार जाने वाले हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर राहुल सिन्हा जाने वाले हैं। मतलब बीजेपी यहाँ पे ओबीसी पॉलिटिक्स नहीं चली है, बीजेपी यहाँ जो चली है वो जनरल वाली पॉलिटिक्स चली है। यूजीसी का मुद्दा इसमें भी कुछ देखा जाएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर 7 सीटें हैं, तो 7 सीटों पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और बीजेपी की तरफ से यहाँ पे विनोद तावड़े को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है और रामदास अठावले को भी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। मतलब अब जो पॉलिटिक्स होने वाली है बीजेपी की, बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स में बड़े बड़े लोग फंसने वाले हैं। मतलब कैसे फंसने वाले हैं आपको हम ये बताते हैं। देखिए, बीजेपी अब बैक फुट पे होकर बैटिंग नहीं करना चाहती है। 2024 में जो कुछ हुआ बीजेपी उसको भूल चुकी है, लेकिन आप याद रखना 2024 की जो सीट भले कम आई, लेकिन जो जीत के मायने थे 2019 और 14 से ज़्यादा बड़े थे। बात अलग है कि बीजेपी कोई भी बिल अपने दम पे पास नहीं करा पा रही, हर एक जेपीसी के मुद्दे पे जा रही है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 400 सीटें ला लेती तो क्या करती। लोगों के दिमाग में, लोगों के मतलब जेहन में ये बातें लगातार चलती रहती हैं। देखिए, बीजेपी ने भी एक लाया वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन।
अगर बीजेपी की 400 सीटें आती, जो ये वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन हुआ है ये पूर्णतः रद्द हो जाता। आप समझना, पूर्णतः रद्द हो जाता। वन नेशन वन इलेक्शन जो ये जेपीसी में गया है, ये लोकसभा से तुरंत और तुरंत पास हो जाता। लोकसभा से तुरंत तुरंत पास हो जाता। अब बताते हैं आपको तीसरा, जो आप देख रहे हैं कि कानून, कोई केस 10-10 साल 20-20 साल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट अड़ंगे डाल रहा है, सरकार एक ऐसे कानून पर विचार कर रही थी, कोई भी ज़मीन का मुकदमा हो, मर्डर का केस हो, कोई भी केस हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल में उसके फैसले चाहिए। कितने? 4 साल में उसके फैसले चाहिए। सरकार विचार कर रही थी अगर 400 सीटें आती तो ये सब काम करती। आप सबको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों बने रहिए आप हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार। और दोस्तों जो ये बारकोड चल रहे हैं, इस बारकोड पर आप छोटी राशि भुगतान करके राष्ट्रवाद पर, गौ सेवा पर अपना समर्थन दे सकते हैं। नमस्कार।